भूषण अपने मिशन के बारे में सुनो। कराची में पीर जी नाम के एक बहुत मशहूर मजहबी लीडर रहते हैं। वो मुसलमानों के एक दीनी फिरके के लीडर हैं। तुम्हें पीर जी को कत्ल करना है। अगर तुम उन्हें कत्ल कर दोगे तो उनके फिरके के लोग इस कत्ल की सारी जिम्मेदारी दूसरे मजहबी फिरके पर डालेंगे। इस तरह मुसलमानों के दो बहुत बड़े मजहबी फिरकों में जंग हो जाएगी और वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देंगे और कराची बल्कि पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी की सूरत पैदा हो जाएगी और यही हम चाहते हैं। मगर पीर जी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मुसल्लह बॉडीगार्ड हर वक्त उनके साथ होते हैं। भूषण ने कहा, वो किस वक्त अपने घर से निकलते हैं, कहां कहां जाते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स की तादाद कितनी है। पांडे ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें हमारे कराची में मुकीम आदमी सेवा जी से मालूम हो जाएंगी। वो इस बारे में तुम्हें पूरी तरह से गाइड करेगा। भूषण ने पूछा, लेकिन इस मिशन में कमला का मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं रहेगा। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। पांडे ने कहा, कमला को हम इसलिए तुम्हारे साथ भेज रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगी। भूषण ने पूछा, वो कैसे? वो इसी तरह के पीर जी जुमेरात के रोज बीमारों के लिए अपने बंगले पर दुआ भी करवाते हैं। कमला अपने बीमार बच्चे की मां बनकर पीर जी के पास दुआ करवाने जाएगी और अपनी कोशिश और अय्यारी से पीर जी के शेड्यूल के बारे में अंदरूनी मालूमात हासिल करके तुम्हें बताएगी। भूषण ने कहा, एक बात याद रखो, आज तक मुसलमानों में मुख्तलिफ मजहबी फिरकों के दरमियान जितने भी फसादात हुए हैं वो हम नहीं करवाए हैं, वरना एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके के मुसलमानों को कत्ल करने या उसे नुकसान पहुंचाने का सोचता भी नहीं। इसलिए ये काम बहुत सोच समझ कर करना होगा और इसमें कामयाब होना होगा। भूषण ने कहा, आप फिक्र न करें। पांडे बोला, बस अब तुम कराची जाने की तैयारी शुरू कर दो। सेवा जी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। कल का दिन छोड़कर तुम परसों की रात गाड़ी से कराची रवाना हो जाओगे। उसके बाद खामोशी छा गई जिसमें कागजों की खड़बड़ की आवाज थी। फिर पांडे की आवाज उभरी। पांडे ने कहा, ये कुछ रकम है, इसे अपने पास रख लो। बाकी तुम्हें कराची में जितनी रकम दरकार होगी वो सेवा जी से मिल जाएगी। याद रखना, कराची के स्टेशन पर सेवा जी तुम्हें अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर भाई कहकर मिलेगा और तुम उससे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। भूषण ने कहा, याद रहेगा। पांडे बोला, इस मिशन के बारे में अभी कुंदन को भी न बताना। हम इस सिलसिले में इंतहाई राजदारी से काम लेना चाहते हैं। भूषण ने कहा, आप जैसा कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। पांडे ने कहा, अब तुम लोग वापस जाओ। पहले तुम यहाँ से निकलोगे, मैं तुम्हारे जाने के बाद निकलूंगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग टेप पर कोठरी से निकलने और टैक्सी में सवार होने और टैक्सी के स्टार्ट होने वगैरह की आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं। बॉस ने टेप स्टॉप कर दी और शेर खान की तरफ देखकर कहा, शेर खान, हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के एक इंतहाई खतरनाक मिशन का राज मालूम हो गया है। हमें हर हालत में पीर जी को इन दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम से बचाना है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें गिरफ्तार करवा देना चाहिए। शेर खान ने कहा, सर, अगर हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इनका कराची वाला गिरोह हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम उनके साथ सेवा जी और सेवा जी के दूसरे भारतीय दहशतगर्द साथियों को भी पकड़ सकते हैं। सिर्फ भूषण और कमला के गिरफ्तार होने से पीर जी की जिंदगी महफूज नहीं हो जाएगी। यही काम उनकी गिरफ्तारी के बाद कराची वाले दहशतगर्द भी कर सकते हैं। बॉस ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक है, तुम इन लोगों के साथ जाओगे। ये लोग परसों रात की गाड़ी से कराची जा रहे हैं। तुम कोई भेस बदल कर उसी गाड़ी में सवार हो जाओ और उन पर निगाह रखो। और जब कराची के स्टेशन पर ये लोग अपने आदमी सेवा जी से मिलेंगे तो तुम सेवा जी की शनाख्त करने के बाद उनका पीछा करोगे कि ये लोग कराची में कहाँ जाते हैं। शेर खान ने कहा, सर, मैं किसी भी भेस में हुआ ये लोग मुझे पहचान लेंगे। इस तरह मैं इनके करीब नहीं जा सकूंगा, जबकि जरूरत इस अमर की है कि हमारा कोई आदमी इन लोगों के करीब रहकर इनकी नक्लो हरकत का जायजा लेता रहे। बॉस ने कहा, ठीक है, हम रहमत खान को तैयार करके इनके साथ इसी गाड़ी में रवाना कर देंगे। शेर खान ने कहा, मैं रहमत खान को जानता हूँ, मगर सर ये बड़ा नाजुक काम है, क्या वो ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभा सकेगा? बॉस ने कहा, रहमत खान भेस बदलने का माहिर है और हम उसे पीर जी का चेला बनाकर उस भेस में भेजेंगे। तुम सिर्फ इतना करो कि रहमत खान को दहशतगर्द भूषण और कमला की शक्लें दिखा दो। बाकी सारा काम रहमत खान खुद कर लेगा। बाकी तुम भी उसी ट्रेन में कराची जाओगे, मगर भूषण, कमला और रहमत खान को अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। शेर खान ने कहा, ठीक है सर, आप ऐसा करें कि रहमत खान को आज सूरज गुरूब होने से पहले हमारे मकान पर भिजवा दें। उसे कहें कि वो मुलाजिम रमजानी का रिश्तेदार बनकर उससे मिलने के बहाने आ जाए। मैं उसे भूषण और कमला की चेहरा शनासी करवा दूंगा। बॉस ने कहा, परसों रात को कराची जाने से पहले तुम मुझसे मिलकर जाना। ठीक है सर। शेर खान मकान पर वापस आ गया। भूषण और कमला मकान पर ही थे। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया। शेर खान ने भूषण से कहा, भूषण भैया, कराची के टिकट तुम्हें कल ही मंगवा लेने चाहिए, वक्त पर शायद टिकट न मिले, बड़ा रश होता है। भूषण बोला, कुंदन भैया, कल टिकट इसी जगह पहुंच जाएंगे। शेर खान समझ गया कि भारतीय सिफारतकार उनके लिए टिकट मुहैया करेगा। तीसरे पहर शेर खान रमजानी की कोठरी में गया तो वहाँ रहमत खान पहले से बैठा हुआ था। शेर खान के गले लगकर मिला और बोला, शेर खान, वो भारतीय दहशतगर्द कहाँ है? शेर खान ने कहा, तुम उस खिड़की की ओट में छुप कर खड़े हो जाओ, मैं उन्हें लेकर इस तरफ से गुजरता हूँ। ये कहकर शेर खान कोठरी से निकल आया। उस वक्त भूषण और कमला कमरे में अंदर बैठे बातें कर रहे थे। शेर खान ने जाते ही कहा, भूषण भैया, आज चाय बागीचे में बैठकर पीने को जी चाह रहा है। कमला ने कहा, कुंदन ने मेरे दिल की बात की है, मैं भी इस कमरे में बैठ कर तंग आ गई हूँ।
भूषण बोला हमें जरा एहतियात से काम लेना चाहिए। शेर खान बोला भैया यहाँ इर्द गिर्द करीब कोई मकान नहीं है, हमें कोई नहीं देखेगा, और देख भी लिया तो क्या है, तुम लोग मेरे मुसलमान दोस्त बनकर यहाँ रह रहे हो। भूषण और कमला उठकर शेर खान के साथ बाहर बागीचे में आ गए। शेर खान ने कहा जरा चहलकदमी करते हैं। शेर खान भूषण और कमला को अपने साथ चलाता हुआ रमजानी की कोठरी के आगे से गुजर गया। रहमत खान ने दोनों यानी भूषण और कमला को नजर भरकर देख लिया। जिस रात कमला और दहशतगर्द भूषण को कराची रवाना होना था, उसी रोज दिन के वक्त शेर खान अपनी तंजीम के बॉस के यहाँ पहुंच गया। वहां उसने बॉस के पहलू में एक सब्ज लंबे कुर्ते सब्ज तहमद वाले आदमी को देखा, जिसने सर पर सब्ज रंग का साफा बांध रखा था और हाथ में लंबी तस्बीह थी। पहली नजर में शेर खान ने उसे बिल्कुल न पहचाना। बॉस ने कहा शेर खान तुमने रहमत खान को नहीं पहचाना? तब शेर खान ने गौर से देखा, वो रहमत खान ही था। बॉस ने कहा ये कराची वाले पीर जी के चेले के रूप में है, बस अब तुम इसका काम देखना, लेकिन तुम्हारा काम इससे भी ज्यादा अहम है। तुम्हें भूषण, कमला और कराची के भारतीय दहशतगर्द सेवा जी को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना। अगरचे तुम उनसे दूर रहोगे, लेकिन इन लोगों को अपनी निगाह में रखोगे और कराची में मरकजी दफ्तर के अब्बासी साहब को भी रिपोर्ट करके उन्हें सारे हालात से आगाह करोगे, ताकि वो भी पीर जी की हिफाजत के लिए पूरा इंतजाम कर लें। उसके बाद अगर वहाँ इन भारतीय दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवाने की जरूरत पड़ी तो अब्बासी साहब खुद ही ऐसा कर लेंगे। रहमत खान कहने लगा शेर भाई मैं भारतीय दहशतगर्द भूषण और कमला के डिब्बे में ही सफर करूंगा। शेर खान ने कहा कल रात वाली गाड़ी में उनकी 2nd क्लास की नशिस्तें रिजर्व हो चुकी हैं, तुम्हें भी उसी डिब्बे में अपनी सीट रिजर्व करवा लेनी चाहिए। रहमत खान ने हंसकर कहा मेरी सीट इसी डिब्बे में रिजर्व हो चुकी है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तुम कौन से डिब्बे में होगे? शेर खान ने कहा मैं भी किसी न किसी डिब्बे में फकीर के भेस में मौजूद होऊंगा। बॉस ने कहा ये तुम अच्छा करोगे कि फकीर का भेस बदल कर उनके साथ जाओ। शेर खान बोला सर अगर भेस बदल कर न गया तो ये लोग बड़े चालाक हैं, कहीं न कहीं इनकी मुझ पर नजर पड़ गई तो फौरन समझ जाएंगे कि दाल में कुछ काला है, और हो सकता है कि ये कराची जाने के बजाय रास्ते से ही वापस आ जाएं या गायब हो जाएं। उसके बाद शेर खान बॉस से इजाजत लेकर वापस आ गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। कराची जाने वाली गाड़ी पिंडी से रात के 8 बजे रवाना होती है। शेर खान एक फकीर के भेस में प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। वो एक जगह छुप कर बैठा था और गेट की तरफ देख रहा था जहां से मुसाफिर अंदर आ रहे थे। उसने देखा कि भूषण और कमला आ रहे हैं। भूषण ने शलवार कमीज और वास्कट पहन रखी थी, हाथ में छोटा सा अटैची केस था। कमला ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। दोनों प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। उसकी थोड़ी देर बाद रहमत खान सब्ज लिबास पहने हाथ में तस्बीह लिए आता दिखाई दिया। शेर खान अपनी जगह पर आहनी सुतून की ओट में बैठा रहा। जब गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी तो शेर खान ने देखा कि भूषण और कमला 1st क्लास के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े। उनके बाद रहमत खान भी उसी डिब्बे की तरफ बढ़ा। जब ये लोग 1st क्लास के डिब्बे में दाखिल हो गए तो शेर खान भी अपनी जगह से उठा और 2 डिब्बे छोड़कर एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। इस डिब्बे में रहमत खान सब्ज लिबास में मलबूस पीर जी के मुरीद के रूप में अपनी सीट पर बैठा तस्बीह फेर रहा था। ये 4 मुसाफिरों का डिब्बा था और चौथा मुसाफिर डिब्बे में नहीं था। सिर्फ भूषण, कमला और रहमत खान ही थे। जब ट्रेन रावलपिंडी शहर से निकल आई तो रहमत खान ने भूषण की तरफ देखकर पूछा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? भूषण ने कहा जी हम कराची जा रहे हैं, मेरी बेगम का भाई बीमार है, हम उसकी खबर लेने जा रहे हैं। रहमत खान ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात हुई, हमारा साथ रहेगा, मैं भी कराची जा रहा हूँ। भूषण ने कहा आप जरूर कराची किसी मेले में शरीक होने जा रहे हैं। रहमत खान ने हंसकर कहा भाई साहब हमारे लिए सारी दुनिया एक मेला है, हम कराची वाले बड़े पीर जी के मुरीद हैं, हम उनकी खिदमत में हाजिरी देने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि भूषण के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि उसे इस सब्ज पोश मुरीद से पीर जी के बारे में काफी मालूमात हासिल हो सकती हैं। उसने तस्दीक करने की खातिर कहा ये पीर जी तो बड़ी मशहूर दीनी शख्सियत हैं। रहमत खान बोला पीर जी की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं, उनके लाखों मुरीद हैं, उनकी दुआ में खुदा ने बड़ी शिफा दी हुई है। भूषण को मौका मिल गया। उसने कहा शाह जी ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हो गए। मेरी बेगम का भाई एक अरसे से बीमार है, बड़े इलाज करवाए कोई आफाका नहीं हुआ। अब हमारा ख्याल है कि हम कराची में पीर जी के आस्थाने पर हाजिर होकर उनसे दुआ करवाएं। खुदा उनकी दुआ कबूल फरमाकर मेरी बेगम के भाई को जरूर शफा अता करेगा। उधर रहमत खान को भी इन दहशत गर्दों के ज्यादा से ज्यादा करीब रहकर उनकी सरगर्मियों और नक्लो हरकत से आगाह रहने का मौका मुयस्सर आ रहा था। उसने कहा पीर जी मुझसे बड़ी शफकत करते हैं, वो मुझे अपना खास मुरीद समझते हैं, मैं खुद आपको उनकी खिदमत में ले चलूंगा। भूषण बेख्तियार बोला वाह वाह शाह जी आपने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। रहमत खान ने कहा एहसान कैसा भाई साहब, ये तो खल्क़ खुदा की खिदमत है, खल्क़ खुदा की खिदमत ही इंसान को इंसानियत का रुतबा दिलाती है। ट्रेन चलती रही और रहमत खान और भूषण की बातें भी जारी रही। कराची पहुंचते पहुंचते इन दोनों में एक तरह की दोस्ती हो गई थी। कराची गाड़ी रुकी तो प्रोग्राम के मुताबिक कराची वाला भारतीय दहशतगर्द सेवाजी भूषण और कमला को लेने आया हुआ था।
اس نے ان دونوں کے فوٹو دیکھ رکھے تھے۔ مصلحتاً کملا نے نقاب الٹ رکھا تھا۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے سے رحمت خان، بھوشن اور کملا ایک ساتھ اترے۔ بھوشن نے ایک شلوار قمیض والے آدمی کو مسکراتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہی سیوا جی ہیں۔ سیوا جی نے بھی بھوشن اور کملا کو پہچان لیا تھا۔ سیوا جی نے آگے بڑھ کر کہا، عبدالشکور السلام علیکم۔ بھوشن نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، میاں جی آپ کیسے ہیں؟ دونوں دہشت گردوں نے ایک دوسرے کی شناخت کر لی تھی۔ بھوشن نے سیوا جی سے کہا، میاں جی یہ عبداللہ صاحب ہیں، کراچی والے بڑے پیر جی کے خاص مرید ہیں۔ سیوا جی کے کان کھڑے ہو گئے۔ کراچی والے پیر جی ان دہشت گردوں کا ٹارگٹ تھے۔ سیوا جی سمجھ گیا کہ یہ سب سپوش ان کے بڑے کام آ سکتا ہے اور اس کے ذریعے انہیں پیر جی کے بارے میں، ان کے آنے جانے کے شیڈیول اور باڈی گارڈ کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ بھوشن نے اسی وجہ سے پیر جی کے اس خاص مرید سے دوستی گانٹھ لی ہے۔ بھوشن نے رحمت خان سے کہا، شاہ جی یہ میرے بھائی عبدالشکور ہیں، انہیں بھی آپ کے پیر جی سے بڑی عقیدت ہے۔ سیوا جی نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ رحمت خان کے دونوں ہاتھ چومے اور کہا، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے نیاز حاصل ہو گئے۔ یہ سارا ڈرامہ شیر خان فقیر کے بھیس میں پلیٹ فارم سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رحمت خان اپنا کام بڑی ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے کر رہا ہے۔ پلیٹ فارم پر ہی کھڑے یہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ بھوشن نے رحمت سے کہا، شاہ جی آپ بڑے پیر جی سے سفارش کر کے میری بیگم کے بھائی کے حق میں دعا کروا دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کملا نے کہا، شاہ جی میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ رحمت خان خود ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بی بی احسان کی کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ کل میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو لے کر پیر جی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بھوشن نے بولا، آپ یہاں کس جگہ قیام کریں گے؟ رحمت خان نے کہا، مسلم ہوٹل صدر میں ہمیشہ وہیں ٹھہرتا ہوں۔ کملا نے پوچھا، ہم کل کس وقت آئیں شاہ جی؟ رحمت خان نے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا تھا، کہنے لگا شام 4 بجے آ جائیں۔ اس کے بعد بھوشن، کملا اور سیوا جی چلے گئے۔ رحمت خان دوسری طرف نکل گیا۔ شیر خان فقیر کے بھیس میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اسٹیشن سے باہر ایک جگہ دونوں مل گئے۔ شیر خان نے پوچھا، کیا باتیں ہوئی؟ رحمت خان نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کل 4 بجے وہ میرے پاس آ رہے ہیں، میں خود انہیں لے کر پیر جی کے پاس جاؤں گا اور ان لوگوں کے منصوبے کا مزید سراغ لگانے کی کوشش کروں گا۔ چلو اب اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کراچی میں اپنے خاص ٹھکانے پر آ گئے۔ رحمت خان کہنے لگا، شیر خان تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں پیر جی کو ساری بات بتا دینی چاہیے یا نہیں؟ شیر خان بولا، اگر دہشت گرد ہماری نگاہوں میں نہ ہوتے تو پھر پیر جی کو خبردار کرنے کی واقعی ضرورت تھی، لیکن اب وہ لوگ جنہوں نے پیر جی پر حملہ کرنا ہے ہماری پہنچ میں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اگر ہم نے انہیں بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی باڈی گارڈ سے یہ بات کر دیں اور دہشت گرد غائب ہو جائیں اور کسی دوسری جگہ سے ان پر حملہ کر دیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ رحمت خان نے صدر کے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ شیر خان فقیر کے حلیے میں ہی اپنے کراچی کے ٹھکانے پر رہا۔ دوسرے روز 4 بجے بھوشن اور کملا رحمت خان کے ہوٹل میں آ گئے۔ رحمت خان پہلے ہی سے ان کے انتظار میں تھا۔ وہ انہیں وہاں سے سیدھا پیر جی کی رہائش گاہ پر لے گیا اور ان سے کملا کے فرضی بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کروائی۔ اس کے بعد رحمت خان نے بھوشن سے کہا، بھائی جی آپ کے ماموں عبدالشکور کیوں نہیں آئے؟ بھوشن بولا، انہیں ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، کہنے لگے میں پھر کسی روز پیر جی کے نیاز حاصل کرنے جاؤں گا۔ رحمت خان نے کہا، آپ لوگوں کا قیام یہاں کس جگہ پر ہے؟ بھوشن نے یوں ہی کہہ دیا، ہم اپنے ماموں عبدالشکور کے کوارٹر میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عبدالشکور بھائی کہاں رہتے ہیں؟ کلفٹن کے پیچھے جو نئی عمارتیں بنی ہیں ان کے پاس ہی ہیں یہ کوارٹر۔ رحمت خان نے کہا، چلیے میں آپ کو وہاں چھوڑاتا ہوں۔ کملا کہنے لگی، شکریہ بھائی، اصل میں مجھے ابھی اپنی ایک سہیلی سے ملنے جانا ہے۔ رحمت خان نے پوچھا کہ یہ آپ کے بیمار بھائی کہاں پر رہتے ہیں؟ اس سوال پر کملا نے کہا، وہ بھی میرے ماموں جان کے پاس ہی رہ رہے ہیں، علاج کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہونے کے بعد پنڈی ہمارے پاس واپس آ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر کملا اور بھوشن نے رحمت خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے اجازت لی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ رحمت خان نے ایک رکشہ لے لیا اور اسے ٹیکسی کا پیچھا کرنے کو کہا۔ رکشہ ٹیکسی کے پیچھے لگ گیا۔ رحمت خان نے ڈرائیور سے کہا، اتنا فاصلہ ضرور رکھو کہ ٹیکسی والوں کو شک نہ ہو کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن ٹیکسی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ آگے آگے ٹیکسی اور پیچھے پیچھے رکشہ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتے رہے۔ بھوشن آخر ایک تجربہ کار جاسوس اور بھارتی دہشت گرد تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ایک رکشہ بڑی دیر سے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کملا کو سرگوشی میں یہ بات بتائی تو کملا نے پیچھے مڑ کر شیشے میں سے دیکھا، کچھ فاصلے پر رحمت خان کا رکشہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا، شاید ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، یہ ضرور کراچی کی CID ہوگی۔ بھوشن بولا، میں ابھی ان سے پیچھا چھڑواتا ہوں۔ بھوشن کراچی شہر سے واقف تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو ایک خاص علاقے کی طرف جانے کے لیے کہا۔ یہ علاقہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں بڑی مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹر تھے۔ ایک مارکیٹ کے باہر یہ لوگ ٹیکسی سے اتر کر مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ مارکیٹ دوسری مارکیٹ میں نکل گئی تھی۔ وہاں سے بھوشن کملا کو ساتھ لے کر ایک شاپنگ مال میں داخل ہو گیا۔ اس شاپنگ مال کا دوسرا دروازہ دوسری مارکیٹ کے اندر نکل گیا۔ وہاں سے وہ ایک تنگ گلی میں آ گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔
उन के पीछे कोई नहीं था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और सीधा अपने खुफिया ठिकाने पर आ गए जहां सेवाजी मौजूद था। सेवाजी ने पूछा, तुम लोगों ने बड़ी देर कर दी। कमला ने कहा, खुफिया पुलिस हमारा पीछा कर रही थी। सेवाजी ने पूछा, फिर? भूषण बोला, फिर क्या, खुफिया पुलिस को चकमा देकर हम निकल गए। सेवाजी ने पूछा, तुम्हें यकीन है भूषण कि तुम्हारे पीछे जहां तक कोई नहीं आया? भूषण ने कहा, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला, यकीन करो कि किसी को हमारी खुफिया जगह का इल्म नहीं हो सका। सेवाजी ने पूछा, अब ये बताओ कि पीर जी से तुम्हारी मुलाकात हुई? भूषण ने कहा, हाँ। सेवाजी ने सवाल किया, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके बाहर आने जाने और सिक्योरिटी के बारे में कोई खास बात मालूम हुई? भूषण बोला, जहाँ हम बैठे थे वहाँ तो पीर जी के 4 बॉडीगार्ड कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। एक बॉडीगार्ड जहां वो बैठे थे वहां उनके पीछे गन लेकर खड़ा था। सेवाजी कहने लगे, इसका मतलब है कि हम पीर जी पर उनकी बैठक में हमला नहीं कर सकते। कमला ने कहा, वहां हमला करने की जरूरत में हमारा वहां से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा और हमारे पकड़े जाने का खतरा मौजूद होगा। भूषण ने कहा, हमें उन पर उसी वक्त गोलियों की बौछारें बरसानी चाहिए जब वो अपनी कोठी से निकलकर किसी खुली जगह पर से गुजर रहे हों या सड़क का मोड़ काट रहे हों। कमला ने कहा, उनके बॉडीगार्ड का क्या बनेगा? सेवाजी बोला, हमारा एक आदमी सिर्फ बॉडीगार्ड पर ब्रस्ट फायर करेगा, बाकी हम दोनों पीर जी की गाड़ी को निशाना बनाएंगे। भूषण ने कहा, हमें दस्ती बम भी इस्तेमाल करने होंगे, शॉट गनों का निशाना चूक सकता है। सेवाजी कहने लगा, हमारा एक साथी दस्ती बम फेंकेगा, तुम फिक्र न करो, पीर जी हमारे हाथ से बच नहीं सकेंगे। ये बताओ कि क्या तुम लोग अब पीर जी के सबस्पोश मुरीद से मिलने का इरादा रखते हो? भूषण ने कहा, मेरा ख्याल है अब उसकी जरूरत नहीं। इस शख्स के जरिए हमें कोई खास मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हम अपने तौर पर मालूम कर लेंगे कि पीर जी किस वक्त निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। दूसरी तरफ शेर खान और रहमत खान भी गाफिल नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने 3-4 आदमियों को पीर जी की रिहाइश गाह के आसपास दूर दूर तक फैला दिया था और उन्हें हिदायत कर दी थी कि जहां उन्हें किसी रिक्शा, मोटर या मोटरसाइकिल पर कोई मशकूक लोग नजर आएं, वो फौरन उन्हें मोबाइल पर खबर कर दें। रहमत खान और शेर खान ने खुद भी पीर जी की रिहाइश गाह की निगरानी शुरू कर दी थी। रहमत खान ने अपना सब्ज लिबास उतार कर लंबी दाढ़ी लगाकर अपना हुलिया फकीरों वाला बना लिया था। शेर खान पहले ही फकीरों के भेस में था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि भूषण और कमला उन्हें उस रोज चकमा देने में कामयाब हो गए थे और वो उनके खुफिया ठिकाने का सुराग नहीं लगा सके थे। दूसरी तरफ सेवाजी और भूषण के आदमियों ने भी पता करवा लिया था कि पीर जी किस वक्त घर से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। आखिर उन्होंने एक दिन हमला करने का मंसूबा बना लिया। उस रोज कराची के आसमान पर बादल छाए हुए थे। शेर खान ने ये अक्लमंदी की कि एक दिन पहले कराची के पुलिस चीफ को सारे हालात से आगाह कर दिया और उन्हें बता दिया कि भारत से दहशतगर्दों की एक पार्टी शहर में दाखिल हो चुकी है और वो किसी भी रोज पीर जी पर कातिलाना हमला कर सकती है। चुनाचे कराची पुलिस चीफ ने खुफिया पुलिस के अलावा मुसल्ला पुलिस को भी खुफिया जगहों पर तैनात कर दिया था। जिस रोज भूषण सेवाजी के आदमियों ने पीर जी पर हमला करना था उस रोज भी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। शेर खान और रहमत खान भी असलहा लिए मौजूद थे। शेर खान ने पुलिस चीफ को खास तौर पर हिदायत की थी कि सारे दहशतगर्दों को हलाक न किया जाए, कम से कम एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए ताकि उससे उनके खुफिया ठिकाने और पाकिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। पीर जी की गाड़ी दिन के 10 बजे उनकी रिहाइश गाह से निकली। बॉडीगार्ड्स की एक गाड़ी उनके आगे और एक उनके पीछे थी। पीर जी की गाड़ी दरमियान में थी। कमांडो शेर खान और रहमत खान एक आम सी जीप में थे। उन्होंने भी अपनी जीप पीर जी की गाड़ी के साथ थोड़ा फासला रखकर लगा दी। इसी दौरान शेर खान को उनके एक आदमी ने मोबाइल पर इत्तला दी, सर फवारे वाले चौक के करीब एक जीप और एक मोटरसाइकिल देखी गई है जिन पर कुछ मशकूक लोग सवार थे। शेर खान ने कहा, तुम लोग फवारे वाले चौक का मुहासरा किए रहो, हम भी पहुंच रहे हैं। सफेद लिबास में मलबूस पुलिस की 2 गाड़ियां भी पीर जी की गाड़ियों के दाएं बाएं साथ साथ जा रही थीं। उन्हें मोबाइल पर शेर खान ने खबर कर दी कि फवारे वाले चौक में खतरा है, पुलिस अलर्ट हो गई है। शेर खान ने रहमत से कहा, मुझे डर है पुलिस के किसी सिपाही से कोई गलती ना हो जाए। अगर किसी सिपाही ने पहले कोई फायर कर दिया तो दहशतगर्द फरार हो जाएंगे। रहमत खान बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। ये काफिला जब फवारे वाले चौक में पहुंचा तो शेर खान ने अपनी जीप पीर जी की गाड़ी के पहलू में कर दी, मगर एक खास फासला रखा ताकि बॉडीगार्ड्स को भी शक न पड़े। जिस वक्त बॉडीगार्ड की अगली जीप चौक का मोड़ घूम रही थी तो एक जोरदार धमाका हुआ और बॉडीगार्ड की जीप उछलकर उलट गई। उसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। शेर खान और रहमत खान ने भी जीप में से फायरिंग करते हुए पीर जी की गाड़ी की तरफ देखा। इतने में एक और धमाका हुआ। ये दूसरा दस्ती बम पीर जी की गाड़ी पर फेंका गया था, जो खुशकिस्मती से गाड़ी गुजर गई तो पीछे गिरा और बॉडीगार्ड्स की पिछली गाड़ी भी उलट गई। इसी दौरान पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। शेर खान ने देखा कि भूषण और सेवाजी 2 आदमियों के साथ जीप में से निकलकर शॉटगन के फायर कर रहे थे।
उसका रुख पीर जी की गाड़ी की तरफ था, लेकिन इस असना में पीर जी का ड्राइवर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए गाड़ी को निकालकर एक तरफ को ले गया था। पुलिस और खुफिया पुलिस वालों ने भी भूषण और सेवा जी को फायरिंग करते देख लिया था। उन्होंने उन दोनों पर फायर खोल दिए। शेर खान ने सेवा जी को गिरते और भूषण को भागते देखा। भूषण भागते भागते रुका और बरसती गोलियों में उसने वो काम कर दिखाया जो ऐसे मौकों पर दहशतगर्द किया करते हैं। उसने सेवा जी को शदीद जख्मी होकर गिरते सेवा जी पर शॉटगन का एक ब्रस्ट फायर किया और जीप के पीछे एक मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया, जिस पर पहले से एक दहशतगर्द उसे स्टार्ट किए हुए था। जैसे ही भूषण मोटरसाइकिल पर बैठा, मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी ट्रैफिक के हुजूम में गायब हो गई। पुलिस ने दोनों को फरार होते देख लिया था। उन पर पीछे से फायरिंग की, मगर खतरा था कि हुजूम जमा हो गया है, किसी दूसरे को गोली न लग जाए। चुनाचे पुलिस ने मोबाइल पर गश्ती पुलिस को खबर कर दी और अपनी जीप भी भूषण के मोटरसाइकिल के पीछे लगा दी, मगर मोटरसाइकिल इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल काटती हुई दूसरी गाड़ियों के दरमियान से निकलकर पुलिस की नजरों से ओझल होने में कामयाब हो गई। शेर खान और रहमत खान की जीप भी पुलिस की गाड़ी के साथ थी, मगर दहशतगर्द गायब हो चुके थे। शेर खान और रहमत खान फौरन वापस फवारे वाले चौक में आ गए। मालूम हुआ कि पीर जी बच निकलने में कामयाब हो गए थे और एक दहशतगर्द मार दिया गया है। शेर खान और रहमत खान को मालूम था कि ये सेवा जी की लाश है और उसे पुलिस ने नहीं बल्कि उसके साथ ही भूषण ने ब्रस्ट मारकर हलाक किया है, ताकि जख्मी सेवा जी पूछगिछ के दौरान टॉर्चर से घबराकर बाकी साथियों और उनके खुफिया ठिकाने के बारे में न बता दे। शेर खान को मालूम था कि भारतीय दहशतगर्दों का कातिलाना मजमूम मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और अब भूषण फौरन पिंडी वापस जाकर भारतीय सिफारतकार से राब्ता पैदा करेगा और मंसूबे की नाकामी की रिपोर्ट देगा और उससे मजीद हिदायत लेगा कि अब उन्हें क्या करना है। उसने रहमत खान से कहा, मुझे यकीन है कि भूषण वगैरह अब कराची में नहीं ठहरेंगे, इसलिए हमें उनके पिंडी पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे उसी रोज उन्होंने शाम की फ्लाइट पकड़ी और पिंडी पहुंच गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।